तो हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग ड्यूड में आपका स्वागत है। तो आज हम वन शॉट वीडियो बनाने जा रहे हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेसिकली आज हम बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम समझ सकते हैं। तो जैसे कि आपने क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल समझा होगा, तो उसके अंदर हमने क्वाड्रेटिक का जिक्र किया है, लीनियर क्या है और अपना क्यूबिक क्या है। तो लीनियर और क्वाड्रेटिक का मेन जगह समझे तो क्वाड्रेटिक का मतलब ये है कि किसी भी वेरिएबल की पावर 2 होना चाहिए। जैसे हमने चैप्टर नंबर 2 में सीखा था कि जैसे x की पावर 1 है तो हम इसे कौन सा पॉलिनोमियल बोलेंगे, तो इसे हम लीनियर बोलेंगे। अगर 2 हो गया तो उसे हम कौन सा बोलेंगे, क्वाड्रेटिक बोलेंगे। और अगर 3 हो गया तो हम इसे क्या बोलेंगे, क्यूबिक बोलेंगे। ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो बेसिकली हमने वहाँ पे पढ़ा था। अब इसका हम थोड़ा सा डीपली हम पढ़ेंगे सिर्फ ओनली किसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, क्योंकि हमारे उसमें चैप्टर नंबर 4 ही आपका सिलेबस में। तो ठीक है, तो आज हम समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होगा, हमारे पास में इक्वेशन दी रहेगी जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी, हमारे पास में 2 होगी। तो समझते कैसे, मान लीजिए हमारे पास में कोई सी एक इक्वेशन देके रखी है, ठीक है। ये हमारे इसमें एक इक्वेशन है, इसी इक्वेशन के ऊपर क्योंकि इक्वल टू में 0 लगा, यानी कि इक्वेशन है हमारे पास में। अच्छा, इसमें वेरिएबल क्या है, वेरिएबल तो अभी x है जो कि अभी हम नॉर्मल चला रहे हैं, और ए बी सी क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि हम इसे नंबर की तरह ट्रीट करेंगे। यानी कि ए बी सी ये क्या है, नंबर है, ठीक है। और सिर्फ ओनली x हमने अभी क्या लेके रखा है, वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल है। नॉर्मल हम ए बी सी को हमने नंबर की तरह ट्रीट करा है और एक्स हमारा वेरिएबल है। तो मान लीजिए एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है, हमारे पास में 2 है। तो हमने जानते हैं कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर क्या होता है, किसी भी वेरिएबल की पावर कितनी होना चाहिए, 2 होना चाहिए। हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो बेसिकली ये जो चीज़ लिखी है मैंने, ये क्या है उसमें, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, ध्यान देने वाली बात यह है नोट कि इसमें ए 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, हम ये समझते हैं क्यों नहीं हो सकता। क्योंकि अगर मान लीजिए अगर हमने ए को 0 रख दिया, मान लीजिए हमेशा फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हमारे उसमें ए इक्वल टू 0 है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है हमारे पास में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। हमको अब ए की जगह पे क्या रखना है, 0 रखना है, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये समझा है कि 0 किसी के साथ भी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 0 का अगर हम किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं, 1 हो गया, ए हो गया, तो ओवरऑल वो क्या वैल्यू होती है, 0 हो जाती है। यानी कि ये टर्म हमारे पास में क्या हो गई, 0 हो गई। अब बचा क्या है, बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ लिख दो बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर मेरे को बताऊँ एक्स की पावर 2 आ रही है क्या, हाईएस्ट नहीं आ रही है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी क्या, नहीं होगी। अगर एक्स की पावर यहाँ पे हाईएस्ट कितनी है, सिर्फ ओनली 1 ही है। अगर यहाँ क्वेश्चन में एक्स की पावर 0 मान लो, तो एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। तो ये कौन सी पॉलिनोमियल होगा, यानी कि ये अपने पास में लीनियर होगा। तो हमें कितना चाहिए, क्वाड्रेटिक के अंदर कम से कम कितना चाहिए, हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। तो 2 होने के लिए ये समझ लेना कि हाईएस्ट पावर कितनी होना चाहिए, 2 होना चाहिए, जिसमें ए क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ए बी सी क्या हमारे पास में एक नंबर से, यानी इसे हम कॉन्स्टेंट्स भी बोलते हैं, ठीक है, कांस्टेंट भी बोलते हैं। और x जो हमारे पास में वो क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। क्वाड्रेटिक की पावर कितनी होनी चाहिए, हाईएस्ट, कितना होना चाहिए, क्वाड्रेटिक की पावर हमारे पास में कम से कम 2 होना चाहिए, ठीक है। तो इसे हम आगे और फर्दर मैं समझाना चाहता हूँ कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है ये पता पड़ गया, इसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है ये पता पड़ गया, स्टैंडर्ड इक्वेशन बता दी मैंने। इसमें क्या नोट अपना ध्यान देने वाली बात क्या है कि ए नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ए बी सी हम क्या है, इसमें ये ए और बी सी क्या है, कॉन्स्टेंट्स बोल सकती है, तो इसे नंबर की तरह ट्रीट करते हैं। एक्स क्या है, वेरिएबल है हमारे पास में। क्वाड्रेटिक की हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 2 होती है। तो मान लीजिए, क्योंकि आपके अधिकतर ये जो चीज़ मैं आपको लिखवा रहा हूँ ये हमेशा हो सकता है
कि अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जाता था कि स्टैंडर्ड इक्वेशंस बताओ क्या होती है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक चीज़ ये बताई कि ax² प्लस bx प्लस c, है ना, और मान लीजिए हमारे पास में ये तो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गई, है ना। हमें क्वेश्चन में अगर ऐसे कुछ चीज़ दे के रखी है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यों है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। अच्छा 2 1, अच्छा ये इक्वेशन है इक्वेशन भी है, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए कि अगर इसको हमने बोला कि इसको सोल्व करना है और x की वैल्यू निकालना है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी इसके अंदर, तो देखिए x की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे 2 है, तो हमेशा x की वैल्यू कितनी आएगी, मतलब 2 वैल्यू आएगी, एक x की कुछ आएगी और एक x की कुछ आएगी। समझ में आया। अगर x की हाईएस्ट पावर जितनी होती है उतने क्या आते हैं, उसके रूट्स या जीरोस हो सकते हैं। मान लीजिए अगर मैंने बोला x की पावर 100 है तो x कितने हो सकते हैं, 100x आएंगे, ये 2 हो गए, मतलब ये 1 2 3, तो टेल कहाँ तक होगा, x 100, यानी कि x के कितने रूट्स होंगे, 100 रूट्स होंगे। यहाँ पे कितने रूट्स होंगे, यहाँ पे 2 रूट्स होंगे, क्योंकि x की पावर कितनी है, 2 है। अगर x की पावर 3 होती होता हमारे पास में, तो x के कितने रूट्स होते हैं, एक x ये होता, फिर x, ठीक है, यानी कि 3 रूट्स होते हैं, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। तो हमें क्वाड्रेटिक के अंदर कितनी x की वैल्यू आएगी, हमेशा 2x की वैल्यू आएगी, हमेशा क्वाड्रेटिक के अंदर, ठीक है। क्यूबिक के अंदर 3 आएगी, ठीक है। जैसे अगर हमने मान लीजिए हमने 9th क्लास के अंदर एक लीनियर इक्वेशंस पढ़ते थे, तो उसमें क्या होता था, x की पावर कितनी है, यहाँ पे 1 है, तो हमेशा x की वैल्यू कितनी आती थी, एक ही आती थी, तो अपन निकालते थे कैसे, ये 2x एज इट इज इधर रख के रखा है, प्लस का 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3 होता है, तो माइनस का 3 रखा। अच्छा 2 इधर इंटू में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो हमारे पास में x की वैल्यू आ गई, क्योंकि जो कि अगर यहाँ पे x की पावर 1 थी, इसलिए हमारे पास में x की वैल्यू भी कितनी है, 1 ही है क्या, मतलब -3/2 आई ना, तो x यहाँ पे 1 ही आया है। तो हम क्वाड्रेटिक के अंदर क्या सीखेंगे कि x की पावर 2 है, तो इसके दो रूट्स निकालना है। अब वो कैसे निकालना है वो हम समझने वाले, ठीक है। ठीक है, तो पहली चीज़ हमें क्वेश्चन लेते हैं, इसको सोल्व करने की भी मेथड्स होती है। पहली मेथड्स क्या होती है, पहली मेथड होती है, इसको मेथड से बोल सकते हैं हम। पहली मेथड होती है आपके पास में फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं इसको। दूसरी जो होती है वो कंप्लीटली स्क्वायर मेथड होती है, ठीक है। और थर्ड जो हमारे पास में होगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। तो हमारे पास में से 3 चीज़ होती है जिससे हम क्या निकालेंगे, ये तीनों मेथड का यूज़ करके हम क्या निकाल सकते हैं कि ये जो कोई इक्वेशन दी है, तो इसमें ये x की कितने रूट्स आएंगे, 2 रूट्स आएंगे, तो किसका, हम इसका यूज़ कर सकते हैं, इसका यूज़ इसका, यानी कि तीनों का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, x की 2 वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी कि x की वैल्यू मान लीजिए, मान रहे थे सपोज कि हमने इसको सोल्व करने के बाद मान लीजिए ऐसा कोई नंबर दे के रखे हमें ABC की जगह पर, मान लीजिए ऐसा मैं बता रहा हूँ कि अगर x की वैल्यू यहाँ पे 1 आ गई और x की वैल्यू 2 आ गई, तो ये 1 और 2 कैसे आई, तो हम कैसे ये मेथड से सीखेंगे ये 1 और 2 कैसे आई है, ठीक है। तो ये 3 मेथड्स होती है, फैक्टराइजेशन मेथड्स, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड्स एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अच्छा आपके सिलेबस में से कंप्लीटली स्क्वायर मेथड क्या है, रिड्यूस है, तो इसे हम नहीं पढ़ेंगे, हम कौन सी पढ़ेंगे, सिर्फ फैक्टराइजेशन मेथड और एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ठीक है, आप समझने वाले कि फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो मैं आपके बुक में से एक क्वेश्चंस ले रहा हूँ, फैक्टराइजेशन मेथड पे हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा यहाँ पे अपने,
एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, ये हमें इक्वेशन देके रखी है। अच्छा, सबसे पहले हमें यह चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो चेक करते हैं। अच्छा, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, x की 2 है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब इसे सोल्व कैसे करना है, अभी इसको हम कंपेयर करेंगे किससे, हमने जो नॉर्मल जो इक्वेशन थी, अच्छा इसे हम किससे कंपेयर करेंगे, जो हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। तो कंपेयर क्वाड्रेटिक लिख दिया, कंपेयर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो स्टैंडर्ड होती है ना। तो स्टैंडर्ड क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब इसको इससे कंपेयर करा तो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 इक्वल टू 0। तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि a b c की वैल्यू क्या है, तो कोफिशिएंट्स होते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे a है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है 1। अगर कुछ नहीं है तो एटलीस्ट हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं, तो यहाँ 1 है, तो a की वैल्यू हमारे पास में कितनी हो गई, 1 हो गई। अच्छा, x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे, b, नीचे चेक करते हैं x का कोफिशिएंट कितना है -3, हमें माइनस का भी इंक्लूड लेना है, तो b की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास में -3। c की वैल्यू कितनी होगी एज इट इज, तो c की वैल्यू यहाँ पे होगी -10, क्योंकि देखिए ना -10 लिखा हुआ है। अच्छा, हमारे पास में a b c की वैल्यू भी आ गई हमारे पास में। अच्छा सर, अब भाई आप क्या करेंगे, इसके अंदर अपन वैल्यू मैंने आपको कंपेयर करके यहाँ बता दी थी, ठीक है, कि कैसे कंपेयर करना है, कि यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या है। अच्छा, फैक्टराइजेशन मेथड, अच्छा हम यहाँ पे कौन सी मेथड यूज़ कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है कि नॉर्मल हमने ये होता रहा, इसे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड ही बोलते हैं। मिडिल टर्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम इसमें ऐसी चीज़ ब्रेक करते हैं कि ऐड करने में तो मिडिल टर्म आए और मल्टीप्लाई करने पे जो लास्ट वाली जो टर्म होती है सी वाली वो टर्म आए, तो मिडिल टर्म हमारे पास में एक्स हो गई। अच्छा, हमेशा हमें क्या क्वेश्चन क्या होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन कुछ घुमा फिरा के भी दे देते। मान लीजिए हमारे पास में ऐसा दे दिया उसने, ठीक है, तो हमें इसको कैसे करना है, हम अगर फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले इसको हम किसके फॉर्मेट में यूज़ करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के बाद क्या आना चाहिए, x आना चाहिए, जो कि हमें क्वेश्चन में क्या दे के रखा है कि एक्स स्क्वायर के बाद में क्या दे दिया, बिना एक्स वाली टर्म। तो हम क्या करेंगे, जो एक्स वाली टर्म होगी उसको हम क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे, और जो बिना एक्स वाली उसको पीछे लिखेंगे। यानी कि इसको हम कैसे लिखेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये समझ में आया कि हमने क्या करा यहाँ पे, कि हमें अगर क्वेश्चन में अगर आगे पीछे कुछ चीज़ दी है तो हम उसे किससे कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन से देखो मैंने ये लिख के दे दिया आपको यहाँ पे। मान लीजिए कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है कि 3x स्क्वायर दे दिया यहाँ पे, माइनस का 3 मान लीजिए, और इधर दे दिया 4x। अब इक्वल टू को उधर दे दिया, तो आप चाहो तो इसको उधर ले जाओ या तो इसको इसको इधर लेके आ जाओ। अगर हमने इसको इधर से लेके आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3, और इधर आ गया तो माइनस 4x हो गया। फिर अगेन क्या करना है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c से क्या कंपेयर करना है, स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो ये 4x का आ जाएगा इसकी जगह पर, और ये इसकी जगह पर चल जाएगा। ये समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम कौन सी वो कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ कर रहे हैं। ठीक, ये तो यहाँ पे ठीक है, रहने दीजिए। अच्छा, मैं मेथड एक बार समझा रहा हूँ आपको, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ये लिखा हमारे पास में, अब इसमें क्या करना है, ये एक्स स्क्वायर है एज इट इज़, इसका कोफिशिएंट क्या है, हमेशा 1 है। तो हम क्या करेंगे, इस 1 का मल्टीप्लाई क्या में करेंगे, लास्ट वाली टर्म में क्या करेंगे, a जो है, मान लीजिए इसको मैं a बोल रहा हूँ और ये c, क्योंकि हम इससे कंपेयर कर चुके हैं ना स्टैंडर्ड से। तो a की वैल्यू हमारे उसमें 1 है और c की वैल्यू कितनी है हमारे उसमें -10, या 10 बोल सकते हैं, -10 नॉर्मल कुछ भी बोल। अच्छा, मल्टीप्लाई 1 का मल्टीप्लाई 10 में कर लिया, तो ये इसका आंसर कितना आएगा अपने उसमें, 10 ही आएगा, माइनस में 10 आ रहा है। अच्छा, अब हमें ऐसे दो नंबर सोचना है, जिसका मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पे 3 आना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से दो नंबर हो सकते हैं, तो मान लीजिए पहला नंबर हमारे इसमें है 2, और दूसरा मान लीजिए 5 हो सकता है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो इस 5 में से 2 माइनस कर लीजिए।
ठीक है, मतलब प्लस माइनस तो माइनस हो गया, तो 5 टू ज़ा 10 होता है, ये बात समझ में, 5 टू ज़ा 10 आता है, हमें ऑलरेडी 10 चाहिए क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 10 लिखा हुआ है, तो 5 टू ज़ा 10 हो गया, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो हमें जो कि 3 भी चाहिए तो 3 भी आ गया। अच्छा, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है, तो इसे हम कैसे करेंगे, इस एक्स स्क्वायर को आप एज इट इज लिखो, ये माइनस का साइन है, इसको माइनस का साइन यहाँ लिख दो। अच्छा, अब अंदर क्या लिखेंगे, पहले 5 लिखो। अच्छा, 3 कब आएगा, 3 कब आएगा, जब 5 में से 2 माइनस करेंगे। ये माइनस का साइन तो अपना जो क्वेश्चन में दिया था वो माइनस का साइन है, हमने 5 को ऐसे तोड़ा कि 5 माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास में क्या नंबर आएगा, 3 आएगा। अच्छा, अभी इसके मल्टीप्लाई में क्या था, x, तो ब्रैकेट में बाहर के जो ब्रैकेट क्लोज करके हमें लिखेंगे x लिखेंगे, माइनस है तो माइनस। अच्छा, इस 10 को हम क्या लिखेंगे, अभी जो हमने यहाँ 2 नंबर को यूज़ करा है इसका मल्टीप्लाई करने पे 10 आना चाहिए, तो देखो आ रहा है, क्या आ रहा है, तो हमारे पास में ये आ गया 5 इंटू 2। अब क्या करेंगे, इसके आगे हम इधर से सोल्व करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2 एक्स माइनस 5 इंटू 2, नॉर्मल मैंने ये की यही वैल्यू यहाँ पे उतार दी। अब क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर, अच्छा 5 इंटू एक्स में जाए तो 5x हो जाएगा। अच्छा, ये प्लस में लिखा, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस में आ गया और ये हो गया 5x क्योंकि x से मल्टीप्लाई करा। अच्छा, माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस लिखा, और 2 इंटू एक्स 2x, ये आपको समझ में आया बिल्कुल। अच्छा, माइनस है तो माइनस, इस 5 इंटू 2 को एज इट इज लिखने रहने दो। अच्छा, अब आपको कॉमन निकलते आता है क्या, अगर नहीं आता तो यहाँ समझिएगा कैसे करना है कि पहले प्लस माइनस के बीच में अपने को देखना है, तो पहला प्लस माइनस का है, ये रहा माइनस आ गया बीच में, यानी कि इधर का एक और उधर का एक, यानी कि इन दोनों में से कॉमन निकालना है और बाकी जो बचा उनमें से कॉमन निकालना है। तो इनमें से कॉमन क्या आ सकता है, तो कॉमन का मतलब ये बोल रहा चाह रहा हूँ कि सेम क्या क्या चीज़ है। तो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, मैं यहाँ समझा रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है। एक्स स्क्वायर का मतलब ये है कि एक्स की पावर 2 लिखा हुआ है, तो एक्स कितनी बार लिखा होगा, 2 बार लिखा होगा। मान लीजिए एक्स की पावर 4 है तो एक्स कितनी बार लिखा होगा, 4 बार लिखा होगा, तो मैं इसको 4 बार लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई करने में, ठीक है। अगर एक्स की पावर 5 लिखा है तो एक्स कितनी बार लिखूंगा, 5 बार लिखूंगा मल्टीप्लाई करते करते, ठीक है। दो समझ में आया। तो हमारे पास में एक्स का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहाँ से हम एक स्क्वायर एक एक्स निकाल सकते हैं और यहाँ से एक एक्स निकाल सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो मैं थोड़ा एक फर्दर और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर को 2 बार लिख लो, इसका मतलब तो यही होता है ना, ठीक है। माइनस का 5x लिख दो, प्लस का 2x माइनस का 5 इंटू 2। देखिए मैं इन दोनों टर्म की बात कर रहा था, तो ये दोनों टर्म का है ये रही, और बाकी ये 2 टर्म ये रही। अब इन दोनों में देखो कौन कौन कॉमन है, यहाँ पे एक एक्स है और यहाँ पे भी एक एक्स है, तो एक एक्स कॉमन निकाल लिया। अच्छा, और कोई कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, क्योंकि इधर भी चाहिए वही सेम चीज़ और इधर भी होना चाहिए। तो जो कि इधर एक एक्स था और इधर 2 एक्स थे, तो अपन 2 एक्स तो निकाल नहीं सकते क्योंकि उधर भी 2 एक्स चाहिए था, तो हमने क्या करा, एक एक्स बाहर निकाल लिया। तो यहाँ से एक्स बाहर निकाल लिया, तो ब्रैकेट में लिखेंगे क्या आप, जो बची हुई चीज़ है, तो यहाँ से एक एक्स तो बाहर निकाल लिया, तो बचा कितना होगा, एक एक्स बचा है। अच्छा, माइनस है तो माइनस लगा दिया, यहाँ से एक्स तो बाहर चले गया, तो अंदर क्या बचा होगा, 5 बचा है। ये समझ में आया, ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, अब क्या करेंगे, प्लस है तो प्लस का लिखा अपन ने। अच्छा, इन दोनों में से क्या कॉमन है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो अपन ने क्या करा, 2 कॉमन निकाल लिया। अच्छा, अब यहाँ बचेगा क्या, यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे माइनस का 5, क्योंकि हमने 2 तो बाहर निकाल लिया। समझ में आया आपको। अब हमेशा हम जब ऐसे फैक्टराइजेशन मेथड का सॉल्यूशन करेंगे ना, तो जो 2 ब्रैकेट आएंगे, एक ब्रैकेट तो ये आया और एक ब्रैकेट ये आया, तो हमेशा ये इक्वल आना चाहिए। इक्वल कैसा, यानी कि यहाँ पे अगर एक्स है तो यहाँ पे भी एक्स होना चाहिए, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस होना चाहिए, अगर यहाँ 5 है तो यहाँ पे भी 5 होना चाहिए, यानी कि ये और ये ब्रैकेट हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब ये दोनों सेम आ गए हमारे, इसे हम क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे, तो x माइनस 5, और अब ये जो बचा है, इधर x बचा है, इधर प्लस 2 बचा है, तो इसको हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे। ये देखो यहाँ से ये वाला x लिखा, प्लस है तो प्लस लगाया, 2 है तो 2 लगाया, यानी हमारे इसमें देखो 2 ब्रैकेट आ गए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट को हम 0 के इक्वल रखेंगे, मतलब x माइनस 5 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0। समझ में आया, ये ब्रैकेट मैंने यहाँ लिखा, ये ब्रैकेट मैंने यहाँ लिखा, इक्वल टू 0 लगाया, इक्वल टू 0 लगाया। अब क्या करेंगे, x, अच्छा ये माइनस का 5 है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 5 लिख दिया। अच्छा,
ये प्लस का 2 है, उधर जाएगा तो माइनस का 2 बन जाएगा, तो माइनस का 2 बनना दिया। तो देखिए हमारे पास में दोनों की x की वैल्यू आ गई। एक x की वैल्यू क्या है 5 आई है और दूसरी x की वैल्यू कितनी है ये -2, जो कि x की पावर हाईएस्ट पावर कितनी है हमारे क्वेश्चन में x की पावर 2, तो कितने x की वैल्यू आई है 2x की वैल्यू आई है ना हमारे पास में। तो फैक्टराइजेशन मेथड हम इस प्रकार सॉल्व करते हैं। क्या करा हमने, सबसे पहले हमने कंपेयर कर लिया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर ली। फिर हमने ए का कोफिशिएंट देखा, यानी कि सॉरी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखा 1 था, तो हम ऑलरेडी किसके पास चले गए, सी के पास चले गए। सी कितना है हमारे पास में 10 है या, और बी कितना है 3 है। तो हमें ऐसे मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 10 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पे 3 आना चाहिए। ऐसे दो नंबर्स चूज करना है। तो 3, तो 5 - 2 करो तो 3 आ रहा है, और 5 × 2 करो तो 10 आ रहा है, तो हमको 2 नंबर मिल गए। तो 2 नंबर हमने ये लिखे यहाँ पे, और ये 2 नंबर यहाँ लिखे। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर, ये जो क्वेश्चन में नेगेटिव साइन था हमने नेगेटिव साइन ही चलाया है, कोई चेंजेस नहीं करा है। 5 - 2 तो 5 - 2 एक्स एज इट इज, यानी कि ये स्टेप में नहीं होता थी। अब क्या करना है एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, अच्छा हमने यहाँ पे थोड़ा साइन कन्वर्सेशन कर लिया, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस लिख दिया। 5 × x तो 5x हो गया, माइनस माइनस प्लस, और 2 × x 2x, और ये सेम एज इट इज। अच्छा मैंने आपको बताया कि कॉमन निकालने का क्या रूल होता है, पहले प्लस माइनस के बीच में हमको देखना है। तो पहला प्लस माइनस यानी कि ये आ गया, माइनस बीच में पहले, तो इसके इधर वाला और इसके इधर वाला टर्म, यानी कि एक एक टर्म ही लेना है। तो इन दोनों में से कॉमन निकालना है, और बाकी जो भी चीज़ बचेगी उन सब में से अपना कॉमन निकालना है। अच्छा हमने अब थोड़ी सी एक फर्दर सिंप्लीफाई करी थी कि एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं। एक्स × x, माइनस है तो -5x, सही है, प्लस प्लस, इसमें हमने कोई चेंज नहीं करा, ये सेम एज इट इज हमने यहाँ उतारती। अच्छा हम इन दोनों में से कॉमन क्या निकालना, यहाँ से x कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे 2 बचे थे तो हमने एक बचा था तो हमने एक यहाँ उतार दिया, और माइनस है तो माइनस, यहाँ से x तो बाहर चले गया था तो हमने यहाँ 5 उतार दिया, प्लस है तो प्लस। अब इन दोनों में क्या कॉमन था 2 था, तो 2 तो बाहर चले गया तो अंदर क्या बचा x बचा, माइनस का माइनस 5 है तो 5, ठीक है। अच्छा हमेशा क्या होना चाहिए, मैंने बताया आपको कि ये दोनों ब्रैकेट सेम आना चाहिए, तो दोनों ब्रैकेट भी सेम आ गए आपके। अब x + 2 को हमने एक ब्रैकेट में लिख लिया। अब इसे हम क्या करेंगे 0 को इक्वल रखेंगे, इसको भी हम 0 को इक्वल रखेंगे। तो समझ में आ गया आपको कि हमने x की वैल्यू कैसे निकाली। ठीक है, हम एक दूसरा और क्वेश्चन सोल्व करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसमें 2 कॉन्सेप्ट से, मतलब पहला वाला कॉन्सेप्ट से मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जब 1 होगा तो हम डायरेक्ट किसके पास चल जाएंगे, सी के पास चल जाएंगे। अगर मान लीजिए हमारे पास में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है तो क्या करना है, तो हम इस क्वेश्चन में समझने वाले कि अब क्या करेंगे, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ओनली 1 था, मतलब ए की वैल्यू 1 थी, तो हमने डायरेक्ट किसका मल्टीप्लाई करने पे सी आना चाहिए था और प्लस माइनस करने पे बी आना था। अब यहाँ पे थोड़ा चेंजेस है, क्या चेंजेस है हम वो समझते हैं। क्वेश्चन ये रहा, कंपेयर कर लिया सबसे पहले हमने, किससे करा, स्टैंडर्ड से। क्या होती है वो, ax² + bx + c = 0, तो नॉर्मली लिखा। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे से मेरे को बताइए कि a की वैल्यू कितनी है, कोफिशिएंट कितना है x² का 2, तो 2 लिखा। x का कोफिशिएंट कितना है, b है, तो नीचे देखो x का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो हम क्या मानते हैं ऑलरेडी 1 मानते, तो b की वैल्यू कितनी होगी 1। c कुछ नहीं है तो c की वैल्यू कितनी होगी हमारे उसमें -6 है, इस 6 से थोड़ा ठीक नहीं है, आई बात समझ में आपको। अब क्या करना है, इसके अंदर अपने को, अच्छा a का मल्टीप्लाई अब c में करना है। ये कब करना है अपने को, जब है ना x² कोफिशिएंट कोई सा भी नंबर हो, यानी उसका कोफिशिएंट 1 नहीं हो, वहाँ पे क्या करना है, a का मल्टीप्लाई c में करना है। तो a का मल्टीप्लाई हम c में करते हैं, तो a का मल्टीप्लाई c में करो तो कितना होगा, 2 6 12 होगा, तो ये 12 आ गया। अच्छा अब इस 12 को हमको ऐसा ब्रेक करना है, यानी कि वही सेम प्रोसेस जो पिछले क्वेश्चन में हमने करी थी, 2 नंबर ऐसे सोचना है जिसका मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पे 1 आना चाहिए। ठीक है, तो समझते हैं इसका कौन सा नंबर है, अभी हम वो देखेंगे कि कौन सा नंबर निकल सकता है।
तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, कि सबसे पहले हम ये समझना है कि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट हमेशा एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट देखना है। अगर 1 होगा तो हम डायरेक्ट सी के पास चले जाएंगे और मल्टीप्लाई करने पे सी आना चाहिए। मान लीजिए दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने ये सब बताया कि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट अगर मान लीजिए 1 नहीं है तो हम क्या करेंगे, ए का मल्टीप्लाई सी से करेंगे, वही नंबर आपका मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए। तो देखिए ए का मल्टीप्लाई में सी में कर रहा, क्योंकि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना था 2 था, तो 2 का इंटू 6 में कर रहा तो क्या आया 12 आया। अच्छा, अब सेम वही प्रोसेस तो वही रहेगी, दोनों में कॉन्सेप्ट एक सेम रहेगा कि जो मिडिल रेट टर्म होगी ना वो हमेशा सेम रहेगी, यानी कि इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, यानी कि इसमें कोई मल्टीप्लाई और इंटू और प्लस माइनस कुछ नहीं करने की है। तो इसमें क्या करेंगे अपन, इसमें मैंने मल्टीप्लाई करके तो 12 तो आ गया हमारा। आप क्या करेंगे, एक्स का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 1 है, तो ऐसे दो नंबर सोचना है, यानी कि ऐसे दो नंबर निकालना है जिसका मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर कौन से हैं? तो अगर आपको जब नहीं समझ में आए तो इसकी क्या करो, आप फैक्टर निकाल लो। आया समझ में, इसके हमने फैक्टर निकाल लिया। आप फैक्टर से समझते हैं, 2 2 4 होता है और ये 3 एज इट इज लिखो, क्योंकि इनका मल्टीप्लाई करने में तो 12 ही आएगा, 4 3 12, और 4 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा। तो आगे अपने पास में वो नंबर, दो नंबर कौन कौन से, एक 4 होगा और एक 3 होगा, क्योंकि 4 3 12, क्योंकि हमको 12 ही चाहिए था, और 4 माइनस 3 करो तो कितना आएगा 1 आएगा। तो इसको हम यहाँ पुट करेंगे कैसे, 2x स्क्वायर एज इट इज लिखा मैंने यहाँ पे, इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे, प्लस 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 को नहीं था। अब मैं x को मैं क्या लिखने वाला हूँ, ब्रैकेट लगाया 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 ही आएगा, और बाहर इंटू में x है तो x लगा दिया। अच्छा, इसके पहले वाले कॉन्सेप्ट्स में हम क्या लिखते थे, 4 इंटू 3 भी लिखा था हमने, यानी कि पिछले वाले क्वेश्चन में कुछ 5 इंटू 2 लिखा था। तो यहाँ पे ऐसा नहीं करना है कि 6 को अपन 4 इंटू 3 लिखेंगे, क्योंकि अपने पास में 2 डिजिट्स ये आ गई है इसलिए, क्योंकि ये थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 नहीं है, तो इसका रूल क्या है, जो नंबर हमारे पास में सी में जो भी रहेगा वो एज इट इज यहाँ उतार देंगे। तो ये 6 लिखा। अब क्या करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 4 का इंटू एक्स में करेंगे तो 4x हो गया, प्लस माइनस माइनस तो 3x आ जाएगा, माइनस का 6। ये समझ में आया आपको। अभी मैंने आपको बताया कॉमन निकालने का क्या रूल होता है। तो कॉमन निकालने का रूल ये होता है, पहला प्लस माइनस देख लो, तो पहला प्लस माइनस दिख गया अपने को, यानी कि इन दोनों में से कॉमन निकालना है और इन दोनों में से कॉमन निकालना है। अच्छा, अभी अपन कॉमन निकालना समझते हैं, अब क्या करना है। अच्छा, ये 2x स्क्वायर को हमने एज इट इज लिख लिया ऐसा कैसा, प्लस इस 4x को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2, यानी कि 2 इंटू 2, और x है तो x, क्योंकि 2 2 कितना होता है 4 होता है, तो मैं इसको तोड़ सकता हूँ ना, ये सेम ऐसा। अच्छा, ये माइनस है तो माइनस लगा दिया, 3x है तो 3x आ गया, माइनस माइनस इस 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 2, तो 3 2 कितना होता है 6 ही होता है, तो ये 3 2 6 हो गया। इन दोनों में से कॉमन निकालना है। अब इन दोनों में से अपन कॉमन निकालते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा है, मतलब यहाँ पे कितने एक्स हैं, सेम पिछले वाला क्वेश्चन में हमने एक्स इंटू एक्स लिखा था ना, मतलब 2x है, यहाँ पे 2x है और यहाँ पे नॉर्मल 1x है, तो मैं कितना x निकाल सकता हूँ, 1x बाहर निकाल सकता हूँ। तो इसको हम यहाँ कर लेते हैं आगे, इसे मैं एज इट इज यहाँ उतार रहा हूँ पहले। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन निकालना था, इन दोनों में से कॉमन निकालना था। क्या करेंगे, यहाँ से एक 2 कॉमन निकाल लो, क्योंकि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो 1 तो निकाल सकता हूँ मैं। यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 1x है, तो मैं 1x कॉमन निकाल लूँगा। अच्छा, यहाँ बचेगा क्या, 2 तो बाहर आ गया, बाकी यहाँ पे 2x थे, 1x बाहर आया है, तो अभी अंदर कितना बचा होगा 1x बचा है, प्लस है तो प्लस लगा दिया। अच्छा, यहाँ से 2 तो 1 कॉमन निकाल लिया, तो 1 2 बचा है और x तो बाहर निकाल लिया, यानी कि ये 2x ऐसा कैसा बाहर निकाल लिया मैंने, तो अंदर बचेगा कैसे, नॉर्मल 2 बचेगा, तो ये 2 लिखा। अच्छा, यहाँ से देखो यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो मैं माइनस साइन कॉमन निकाल सकता हूँ, तो मैंने माइनस साइन कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो एक 3 भी निकाल सकता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा x, और ये माइनस है ना, तो मैंने माइनस का साइन तो बाहर निकाल लिया। तो हमेशा हम जब माइनस साइन कॉमन लेंगे तो अंदर वाला साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, मतलब ये माइनस का था तो ये भी क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास में 3 तो बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे 2 बचा। देखिए ये और ये ब्रैकेट आ गया सेम, हमें हमेशा यही आना चाहिए, ये और ये वाला ब्रैकेट सेम आना चाहिए। तो ये इसको हमें कितने बार लिखेंगे, एक बार लिख लेंगे, और बाकी जो चीज़ बची उसको एक बार लिखेंगे। तो हमारे इसमें क्या बचा है 2x माइनस 3। ठीक है, अब क्या मैंने बताया था, इसको हम किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे।
तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, ये प्लस का 2 है, उधर जाएगा तो माइनस का 2 बनेगा, तो मैंने लिख दिया माइनस का 2। अच्छा 2x माइनस 3 उधर जाएगा तो मतलब ये माइनस का 3 उधर जाएगा तो प्लस का 3, तो 2x इक्वल्स टू 3। अच्छा ये 2 इधर इंटू में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 3 अपन में 2, यानी कि x की वैल्यू ये आ गई और एक x की वैल्यू ये आ गई। अच्छा इसमें मैंने नई चीज़ बताई थी ना आपको कि इसमें एक चीज़ का कोएफिशिएंट चेक करना है, 1 होगा तो हम नॉर्मल c को देखेंगे, अगर 1 नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, a का मल्टीप्लाई c में करेंगे। तो फिर ऐसे 2 डिजिट समझेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे तो वो नंबर आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे हमेशा b आना चाहिए, यानी कि 1 आना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद में हमने क्या करा कि नॉर्मल वही सेम प्रोसेस वही की वही करी हमने यहाँ पे भी। अच्छा यहाँ पे हमने एक नई चीज़ सीखी कि माइनस साइन हमने जब कॉमन लिया तो अंदर का साइन क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। बाकी ऐसा प्लस में नहीं होता है, अगर मान लीजिए यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस है, मैंने प्लस का साइन यहाँ पे लिख दिया, तो ऐसा नहीं कि प्लस अब यहाँ पे अंदर प्लस है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव का, ऐसा नहीं होता, ये ध्यान रखना। अगर जब माइनस का साइन हम जब कॉमन निकालते हैं तो ही अंदर का साइन चेंज होता है, अगर प्लस के साइन कॉमन निकाला तो वो अंदर भी प्लस ही रहेगा, ऐसा कोई चेंज नहीं होगा। यानी कि जो एज इट इज चल रहा था, यानी कि मान लीजिए यहाँ अगर प्लस है और ये ब्रैकेट में प्लस ही आ रहा है तो हम क्या करेंगे, ये प्लस यहाँ प्लस चलने देंगे, और यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव लगा देंगे। मतलब समझे होंगे कि आप अगर नेगेटिव साइन अगर हमने यहाँ से कॉमन निकल लिया तो अंदर का साइन तो हमेशा चेंज ही होगा, बाकी पॉजिटिव में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमने ब्रैकेट को एक बार लिख लिया और इस चीज़ को हमने एक बार लिख लिया। अब क्या करा कि इसको 0 के इक्वल रखा, इसको 0 के इक्वल रखा, यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली, यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, ये दोनों कॉन्सेप्ट बेस हैं। तो आपको कम से कम 2 या 3 नंबर में क्वेश्चंस मिल सकता है आपके बोर्ड वाले एग्जाम्स में, ठीक है। तो एक इसके अलावा फिर हमने क्या समझने वाले थे, कम्प्लीटली स्क्वायर मेथड, तो आपके सिलेबस में ओमिट है तो हम इसको नहीं समझेंगे। इसके बाद हम समझने वाले हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से हम कैसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब जैसे इसमें एक कॉन्सेप्ट सीखा अपन ने कि स्प्लिटिंग मेथड्स में, यानी कि मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूले में एक फार्मूला है हमारे पास में, नॉर्मल एक फार्मूला है, बाकी उस फार्मूले को अप्लाई करने से पहले हमें एक चीज़ करना पड़ती है जिसका नाम है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट यानी कि उसमें हम ये चेक करते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स, यानी कि जब हमने रूट्स निकाले ना, इनका नेचर कैसा है। नेचर कैसा है यानी कि अगर मान लीजिए डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 आ जाता है तो रूट्स कैसे होंगे, यानी कि ये दोनों x की वैल्यू कैसी होगी, हमें ये निकालना है। अगर मान लीजिए डिस्क्रिमिनेंट हमारा नेगेटिव आ गया तो इनमें क्या होगा, अगर पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, हम ये चीज़ समझेंगे। तो क्या समझेंगे, डिस्क्रिमिनेंट वाली चीज़ में, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब आप एक क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं, थ्योरेटिकल है, जो कि आपके बुक में से लिया गया है, NCERT में से। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि फाइंड 2 नंबर्स वो सम इज़ 27 एंड प्रोडक्ट इज़ 182। तो हम समझते हैं इस थ्योरेटिकल में दिया क्या है। तो इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड द 2 नंबर्स, यानी कि ऐसे कोई 2 नंबर्स हमें फाइंड करने हैं जिसका सम करने पे कितना आ रहा है 27। सम करना यानी कि एडिशन करना, ठीक है। एंड प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट मतलब वो नहीं कि जिसे हम चीज़ बोलते हैं, प्रोडक्ट मतलब मैथमेटिक्स में होता है इनटू का। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, इनटू, यानी कि उसका इनटू करने पे कितना आना चाहिए 182। अब मान लीजिए हम ऐसा मान के चलते हैं क्वेश्चन सॉल्यूशन कि लेट फर्स्ट नंबर भी x। हमने क्या माना है कि पहला नंबर जो है वो x होगा। अच्छा अब आप दूसरा नंबर को y नहीं मान सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन में क्या देखे रखा है कि सम उसका 27 है, तो इसको हम समझते कि कैसे करेंगे। मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन समझाता हूँ मैं। मान लीजिए रोहित और राहुल है, 2 फ्रेंड्स हैं और पास पास में बैठते हैं, मान लीजिएगा एक ही बेंच पे। तो रोहित के पास 10 पेंसिल है, राहुल के पास भी 10 पेंसिल है, तो टोटल कितनी पेंसिल है हमारे पास में 20 हुई है। अब मान लीजिए हमें अभी राहुल के पास की नहीं पता है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, x बोल देते हैं, और हमें ये पता है। तो हमें पहले ये पता था कि दोनों को प्लस करने पे तो कितना आना चाहिए 20 आना चाहिए, क्योंकि राहुल के पास भी कितनी है 10 है। बाकी अभी हम क्वेश्चन में सपोज ऐसा मान रहे हैं कि हमें नहीं पता है तो हम उसे x बोल देते हैं। तो हमें एक नंबर तो हमें पता है ना, तो उसे हम क्या करेंगे, टोटल में से माइनस कर देंगे। मतलब अगर ये प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का, तो 20 में से 10 गया तो कितना बचा x। तो जो कि हमें राहुल के पास की पेंसिल हमें तो पता थी 10, बाकी हमने जान पूछ के हम उसे x मान ली।
तो x मानने के बाद हमें एक जो नंबर पता है, यानी कि रोहित की हमें पेंसिल परफेक्ट पता है कि 10 है, तो हमने क्या करा, एक नंबर पता था तो टोटल में से माइनस कर दिया। तो मान लो हमें अभी एक नंबर पता है जो कि वो है x है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं 80 क्यों लिख रहा हूँ, मतलब क्या होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया है कि x, वो जो x है यानी कि ये वाला ये वाला जो x है, इसमें सम करने पे कितना आ रहा है 27 आ रहा है। तो जो सेकंड नंबर होगा, यानी कि अपन इसको यहाँ लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड नंबर विल बी, वो क्या होगा 27 में से x माइनस कर दो, क्योंकि अगर सम करने पे 27 आ रहा है तो एक नंबर उसको माइनस कर दो, जो कि अपने को पता है अपन ने x माना है। तो 27 में से अगर x मान लेंगे तो मान लो कोई सा भी नंबर हमारे पास में आएगा वो सेकंड नंबर होगा। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप क्वेश्चन में अपन यहाँ तक तो सोल्व कर लिया। अब उसने क्या बोला, एंड प्रोडक्ट इज 182। प्रोडक्ट यानी कि दोनों नंबर का प्रोडक्ट करने पे, मतलब इनटू करने पे क्या आना चाहिए 182 आना चाहिए। तो पहला नंबर मैंने ये लिखा इनटू, दूसरा नंबर क्या ये है तो उसको ब्रैकेट में लिख लो 27 माइनस एक्स इक्वल टू कितना होना चाहिए 182। ये समझ में आएगा अपन ने क्वेश्चन को कैसे सोल्व करा, यहाँ मतलब इसको समझ के अपन ने यहाँ पे कैसे लाइन्स लिखी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, तो 27 का इंटू एक्स में करेंगे तो क्या आएगा 27x। ठीक है, ये माइनस का x है और ये प्लस का x है, बाकी मल्टीप्लाई बीच में, तो x इंटू एक्स में करें तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर आएगा। इसके सामने साइन नहीं है तो हम क्या मानते हैं पॉजिटिव मानते हैं, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ आ जाएगा नेगेटिव का साइन आ गया इक्वल टू 182। अब हम कोऑर्डिनेट इक्वेशन से कंपेयर करें तो मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम क्या करते हैं नॉर्मल जो स्टैंडर्ड जो कोऑर्डिनेट इक्वेशन होती है उसके इसमें अरेंजमेंट करते हैं। तो इसे हम पॉजिटिव बनाएंगे, तो पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे नेगेटिव साइन से, क्योंकि इसको हमको पॉजिटिव बनाना है। तो मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव साइन, है ना, नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं अपन। आप मैं पूरा बेसिक से समझा रहा हूँ आपको कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 27x, अच्छा माइनस माइनस प्लस बन गया ये पॉजिटिव, इक्वल टू है तो इक्वल टू, अच्छा 182 इधर प्लस में है तो प्लस माइनस माइनस 182, ये समझ में आया। अब क्या करेंगे अपन, इसके आगे मैं इधर सोल्व करवा देता हूँ आपको। ठीक है, ये जो माइनस का जो 182 है इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अभी मैं ऐसा कैसे लिख रहा हूँ सेम एज इट इज, ठीक है, इसको मैं इधर लेके आ गया। अब मैंने कंपेयर करा, मैंने बताया था आपको कंपेयर करेंगे तो कोऑर्डिनेट इक्वेशन क्या होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। तो ax स्क्वायर मतलब x वाली टर्म आगे आना चाहिए, तो मैंने इसको आगे लिख ली। उसके बाद क्या आएगा b x वाली टर्म, तो x वाली क्या है माइनस का 27x प्लस सी वाली टर्म क्या है 182, तो प्लस 182। ये समझ में आया आपको कि कैसे करा है अपन ने यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, सेम वही प्रोसेस जो हमने कॉन्सेप्ट 1 में समझा था। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 1 है, तो एज इट इज 1 ही रहने दो इसको। तो हम किसको देखेंगे डायरेक्ट, अब सी को देखेंगे, क्योंकि सी क्या है 182। तो ऐसे दो नंबर चूज करना है जिसका मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 182 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए 27 आना चाहिए। अब ये बहुत बड़ा नंबर हो गया, तो इसे हम सोच तो सकते नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसे फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो फैक्टर्स निकाल लेते हैं इसके पहले। ठीक है, अब हमने आना है फैक्टर्स निकाल लिए। फैक्टर्स निकालने के बाद क्या करेंगे, 2 का इंटू 7 में अगर तो क्या आएगा 14, 13 तो एक ऑलरेडी नंबर है हमारे पास में। अच्छा 14 का इंटू 13 में करेंगे तो आंसर क्या आएगा 182 आएगा। अच्छा 14 प्लस 13 कर लेते हैं, तो हमारे पास में क्या आएगा 4 और 3 7, 1 और 1 2, 27 आ रहा है प्लस करने पे, यानी कि प्लस माइनस करने पे 27 आ रहा है अपने पास में, और इंटू करने पे अपने पास में 182 भी आ रहा है। मतलब 14 इंटू 13 करें तो 182 आ रहा है ना अपने पास में, और प्लस माइनस करने पे 27 भी आ रहा है। तो हमारे इसमें नंबर कौन कौन से मिल गया, एक तो 14 मिल गया और एक 13 मिल गया। ठीक है, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई मैं यहाँ समझा देता हूँ, 14 इंटू 13 करा तो अपना 182 आ रहा है,
और 14 प्लस 13 करें तो कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। ठीक है, अब इसके आगे कैसे सोल्व करेंगे हम समझाते हैं। इसको एज इट इज उतार लिया अपन ने यहाँ पे माइनस, तो माइनस का साइन लगा दिया। 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 14, ठीक है, माइनस सॉरी प्लस कर रहे हैं ना अपन, हाँ प्लस 13, 14 प्लस 13 27 हो रहा है, एक्स एज इट इज प्लस 182 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 14 इंटू 13 ये लिखा इक्वल टू में 0। अब इसको सोल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस 14, एक से तो एक्स मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस माइनस माइनस 13 इंटू एक्स, समझ में आ गया, प्लस का 14 इंटू 13 इक्वल टू 0। अब मैंने आपको बताया था रूल क्या कि कॉमन कैसे निकालते हैं, तो कॉमन कैसे निकालेंगे, पहला प्लस माइनस देख लिया, इन दोनों में से निकालना है, मतलब इन दोनों में से हमें निकालना है। इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे 2 एक्स है तो एक एक्स तो बाहर निकाल ही सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, एक्स माइनस 14, क्योंकि एक्स तो बाहर आ गया। अच्छा, इन दोनों में क्या कॉमन है, तो मान लीजिए यहाँ माइनस साइन अगर मैं ले लिया, मैंने बताया था आपको कि जब हम माइनस साइन कॉमन लेंगे तो अंदर साइन क्या होगा, चेंज होगा। तो माइनस यहाँ पे 13 है, यहाँ पे भी 13 है, तो एक 13 अपन ने यहाँ से कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बचेगा, एक्स, ये लिखा एक्स। अच्छा, प्लस का तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव का, क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव का साइन अपन ने कॉमन ले लिया है। तो यहाँ पे 13 बाहर आ गया तो बचेगा क्या, 14। अब देखो यहाँ पे ये और ये वाला ब्रैकेट कॉमन सेम आ गया मतलब, तो इसको हम एक बार लिखेंगे और इसको एक बार। अब क्या करने का बताया था कि इन दोनों ब्रैकेट को किसके इक्वल रखना है, 0 के इक्वल रखना है। तो ये माइनस का 14 हो जाएगा तो प्लस का, और माइनस का 13 हो जाएगा तो प्लस का। तो मान लीजिए पहला नंबर अगर अपना 13 है तो दूसरा क्या होगा, 14, और अगर पहला नंबर अगर 14 है दूसरा नंबर क्या होगा, 13। तो अपन ने जो माना था, यानी कि जो नंबर अपने इसमें एक्स था, तो उसको मान लो वो 14 हो गया, और अगर सेकंड नंबर विल भी 27 में से अपन ने फर्स्ट नंबर अगर 14 था, तो 27 में से अगर 14 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 13 ही आएगा। तो मान लो फर्स्ट, यहाँ लिख लो, हैंस फर्स्ट नंबर विल बी 14, तो सेकंड क्या होगा, वो था 27 माइनस एक्स, इसका मतलब क्या होगा 27 माइनस 14, तो इसका क्या होगा 13, यानी कि नंबर कौन सा होगा, एक 14 और एक 13। आया समझ में आपको, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम आगे बढ़ते हैं, हम अब डिस्क्रीमेंट के बारे में समझते हैं, डिस्क्रीमेंट होता क्या है। तो डिस्क्रीमेंट बेसिकली हमें सिर्फ ये चीज़ बताता है कि नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स हम कैसे, नेचर ऑफ रूट्स का मतलब अभी जैसे हम x की वैल्यू निकाल रहे थे और एक दूसरे x की वैल्यू निकाल रहे थे, तो ये x की वैल्यू आएगी भी नहीं, आएगी कि नहीं, हम ये भी इसमें निकाल सकते हैं किसके, डिस्क्रीमेंट के तहत में। तो डिस्क्रीमेंट का एक फॉर्मूला होता है बेसिकली, एक छोटा सा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये एक नॉर्मल फार्मूला होता है। अच्छा, इसमें b, a और c क्या होता है अभी हम जानते हैं। जैसे कि आपको पहले बताया कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक की, वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये देखो a लिखा है, वही ये वाला भी a वही है, b ये रहा b, c ये रहा c, समझ में आ गया आपको। अच्छा, अब क्या चेक कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए अगर इसको हम नॉर्मल अगर d के इक्वल भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, अगर मान लीजिए अगर अपने इसको सोल्व करने पे वैल्यू जो है 0 से कम आ रही है, यानी कि नेगेटिव में आ रही है, तो इसके नो रियल रूट्स, यानी कि रूट्स है क्या नहीं, इसके रूट मतलब वो क्वेश्चन सोल्व भी नहीं हो पाएगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, नो रियल रूट्स। फिर सेकंड, जब ये इक्वल टू 0 आ जाए, मतलब ये वैल्यू पूरी क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो इसे क्या बोलेंगे हम, रियल एंड इक्वल रूट्स। ये समझ में आ गया, रियल एंड इक्वल रूट्स, यानी कि जो वैल्यू x की होगी वही दूसरी वैल्यू भी कितनी होगी, x ही होगी। मान लीजिए अगर x की वैल्यू 1 आ गई तो दूसरे की भी कितनी आएगी, 1 ही आएगी। मान लीजिए x की वैल्यू 2/3 आ गई तो दूसरे की भी क्या आएगी, 2/3 आएगी। ये समझ में आया। तीसरी चीज,
0 से बड़ा हो जाए, 0 से बड़ा हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, रियल रूट्स। ये कैसे रूट्स होंगे, रियल रूट्स होंगे, यानी कि इसमें हेरफेर हो सकता है, यानी कि अगर x की वैल्यू 1 आ गई तो दूसरी x की कितनी 2 अपन में 3 आ सकती है। तो नॉर्मल हमें ये समझना पड़ेगा। ठीक है, इसमें मतलब क्या, जब d नेगेटिव आ गया तो नो रियल रूट्स होंगे, जब इक्वल टू 0 आ गया तो इक्वल रूट्स होंगे, और जब d पॉजिटिव आ गया तो रियल रूट्स होंगे, यानी कि दोनों रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे। ठीक है, अब समझने वाले हम, ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई। इसमें मैं आपको एक बेसिक क्वेश्चन करवाता हूँ। जैसे हमको चेक करने के लिए बोल दिया कि इसके रूट्स चेक करो कि रियल है या कैसे, मतलब सर डिस्क्रिमिनेंट चेक करके बताओ। एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्या होता है वो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये d, जब d पॉजिटिव हो गया तो रूट्स कैसे होंगे, रियल रूट्स होंगे, दोनों रूट्स कैसे होंगे, रियल रूट्स। जब d इक्वल टू 0 हो गया तो कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल। ठीक है, और जब d नेगेटिव हो गया यानी कि 0 से छोटा हो गया तो क्या होगा, ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे नोट करके लिखिए, क्योंकि ये ना, ये ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं कि बता दीजिए कि जब d इक्वल टू 0 हो गया तो क्या होगा, रियल होगा, इक्वल होगा या नो रियल रूट्स होगा। समझ में आया, जब d ये ऐसा मतलब नेगेटिव हो गया तो क्या होगा, पॉजिटिव हो गया तो क्या होगा। ठीक है, कई बार तो चेक करने के लिए आ जाता है कि एक क्वेश्चन दे देंगे ऑब्जेक्टिव के अंदर, वो पूछेंगे कि इसके रूट्स कैसे है, इक्वल है, रियल है, नेगेटिव, मतलब ऐसा नॉर्मल। तो ये आप लिख लीजिएगा। अब इससे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं। क्वेश्चन में ये बोला है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने वही देके रखी है, 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट मैंने बताया, नेचर ऑफ रूट्स के अंदर वो चेक करते हैं, यानी कि जो d पॉजिटिव होगा, d इक्वल टू 0 होगा, d इक्वल टू नेगेटिव, मतलब d नेगेटिव हो जाए तो नेचर ऑफ रूट्स होगा। ठीक है, जो अगर हम यहाँ पढ़ रहे थे वो क्या है, नेचर ऑफ रूट्स है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, अपने को पहले कंपेयर करेंगे, कंपेयर कर लेते हैं पहले, किससे, स्टैंडर्ड से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसको उतार लो यहाँ पे, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी होगी, मतलब x² का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे a है तो यहाँ पे कितना है 2, तो a की वैल्यू 2 हो गई। b कितनी है, -4। c कितना है अपने पास में 3। आई बात समझ में। अब वी नो दैट v(k)t, इसका मतलब क्या होता है, हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते क्या है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac। ठीक है, हम इसका यूज़ करेंगे। तो b² माइनस 4ac को निकालते हैं। तो मान लीजिए b² यानी कि -4 का स्क्वायर, मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ बस, माइनस हो तो -4। a कितना है मेरे पास में 2 लिखा, c कितना है 3, ये लिखा 3। -4 का स्क्वायर, मतलब माइनस का स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव आ गया। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, तो 16 आ गया। माइनस 4 2 8 और 8 3 24। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप क्या करेंगे, 16 में से 24 माइनस करो। अब ये माइनस होना तो पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस। तो 24 में से 16 तो माइनस हो सकता है ना, तो कितना आएगा हमारे पास में 8 आएगा। पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव आएगा, क्योंकि देखो नेगेटिव साइन बड़ा है ना अपने पास में, 24 बड़ा है अपने पास में, उसके सामने नेगेटिव साइन लगा है, इसलिए हम नेगेटिव लगाएंगे। तो यहाँ पे डी कैसा आ गया हमारा, नेगेटिव आ गया। तो इसके रूट्स होंगे क्या, नहीं होंगे। तो नेचर ऑफ रूट्स में क्या लिखेंगे, नो रियल रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा इसका,
नो रियल रूट्स। ये समझ में आया? क्योंकि नेगेटिव आ गया ना यहाँ पे, ये नेगेटिव आ गया, मतलब इसका मतलब क्या है कि जो डी है वो 0 से छोटा है अपने पास में, नेगेटिव आ गया ना अपना, इसलिए नो रियल रूट्स होंगे। हाँ, ये चीज़ समझ में आई आपको? ये कई बार आ सकता है आपके ऑब्जेक्टिव्स में, एग्जाम में, ठीक है। अब ये डिस्क्रिमिनेंट कैसे चेक करते हैं, नेचर कैसा है, ये भी हम सब पता लगा सकते हैं। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताने वाला हूँ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हेडिंग डाल देते हैं अपन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो आप इसे नोट करके लिखे क्या कि x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपन में 2a। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, इसको मैं नॉर्मल d अपन में 2a। यहाँ समझते हैं कि d क्या है, डिस्क्रीमेंट। ये क्यों मैंने लिखा, क्योंकि डिस्क्रीमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। समझ में आया? इसलिए मैंने ये डी लिख दिया, इसकी जगह मैंने डी लिख दिया। समझ में आ गया? ये नॉर्मल हमें याद होना चाहिए, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। वो कह सकते हैं कि पहला तो ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि सोल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ये सोल्व बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो हमें दोनों चीज़ आना चाहिए। तो ये दोनों फॉर्मूले आप नोट कर लीजिएगा, ये लिख लेना। अब इसके बेस पे हम एक क्वेश्चन करते हैं। सबसे बेस्ट तरीका है इसके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करना, क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है कि हम नंबर्स में कुछ मिस्टेक कर सकते हैं, ये नंबर्स हमें मिल नहीं सकते, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। बाकी जब हमें क्वेश्चन में अगर पर्टिकुलर मेथड नहीं दिए, तो उन्होंने अगर बोल दिया है कि फैक्टराइजेशन मेथड से ही करना है, तो फैक्टराइजेशन मेथड से ही करना है अपने को, उसकी जगह पे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते। और जहाँ पर अगर आपने नहीं दिया है, तो हम उसका सबसे पहले तो मैं ये प्रीफर करूँगा कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से उसे सॉल्व करें। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, एक चीज़ चेक करना पड़ता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपने को मतलब दी तो है अपने को, बाकी सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका नेचर देखेंगे, डिस्क्रिमिनेंट देखेंगे, फिर नेचर देखेंगे। अगर नेचर अगर पॉजिटिव आता है उसका, अगर डिस्क्रिमिनेंट अगर हमारा पॉजिटिव आता है, तो ही उसे हम फिर ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर नेगेटिव आ गया तो फिर इसको कोई सोल्व करने का मतलब ही नहीं है, वहाँ लिख देंगे कि हैंस नो रियल रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव, तो हैंस नो रियल रूट्स। अगर पॉजिटिव आता है तो हम उसे फॉर्मूला लगा के सोल्व करेंगे। अब कैसे सोल्व करेंगे मैं बताता हूँ। मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन है आपके सामने बुक के, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये अपने पास में क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, कंपेयर कर लिया सबसे पहले अपन ने इसको स्टैंडर्ड से। क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, कंपेयर करते हैं। तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 2, b की वैल्यू कितनी आ गई -3 और c की वैल्यू कितनी आ गई 5। ये समझ में आया आपको? a b c की वैल्यू अपन ने यहाँ पे सिर्फ निकाल ली है कंपेयर करके। ठीक है, अब क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर, माइनस है तो -4 इंटू ए कितना है मेरे पास में 2, सी कितना है 5, तो -3 का स्क्वायर दैट इज 9, माइनस 4 2 ज़ा 8 और 8 5 ज़ा 40, जो कि इसमें अपने को नेगेटिव में तो नहीं दिया है ना, पॉजिटिव दिया हुआ है। ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ से -3 का स्क्वायर दैट इज 9 और
दैट इज़ यहाँ पे 4 इंटू ए और सी। तो ए कितना अपने पास में 2 था, 2 लिख दिया, ठीक है। 4 2 से 8, 8 5 से 40। तो इसके रूट्स कैसे आ रहे हैं? नेगेटिव आ रहे हैं, यानी कि -31। तो इसके रूट्स एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं करेगा। तो इसे हम लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे? इसको फिर हम फॉर्मूला लगा के सोल्व करने से मतलब ही नहीं है ना, जब इसकी एक्स की वैल्यू आएगी नहीं तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे इसके रूट्स। तो यहाँ लिख देंगे हेंस डिस्क्रीमेंट इज नेगेटिव, देन तो रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये समझ में आया? मैंने क्या लिखा कि हेंस डिस्क्रीमेंट इज नेगेटिव, देन रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो ये -31 आ गया अपने पास में डी, इसलिए। अब फिर हम इसका दूसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन में अपने पास में है ये सेम एज इट इज क्वेश्चन है अपने पास, 2x² माइनस का 6x है प्लस का 3 = 0। ठीक है, तो कंपेयर करेंगे सबसे पहले। तो इसको मिटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, कंपेयर करेंगे सबसे पहले। तो माइनस का 6x है प्लस का 3 = 0। कंपेयर करा तो a की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। b की वैल्यू कितनी हो गई? -6। और c की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। ठीक है, अब फॉर्मूला जानते हैं, वी नो दैट डिस्क्रीमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? b² - 4ac। वैल्यू पुट करो, b की वैल्यू क्या लिखेंगे? -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है मेरे पास में? 2, तो 2 लिख दिया। c कितना है? 3। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। और नेगेटिव का स्क्वायर करें तो पॉजिटिव होगा। तो ये 36 माइनस 4 2 8, 8 3 24। समझ में आया मैंने क्या करा है यहाँ पे? अच्छा, 36 में से 24 माइनस करा तो कितना बचेगा अपने पास में? 36 में से 24 माइनस करा तो कितना बचेगा? तो अपने पास में बचेगा 12। अब ये पॉजिटिव आया, यानी कि इसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। अब देखते हो क्या एग्जिस्ट करते हैं, मतलब कौन कौन से एक्स की वैल्यू आती है, हम ये फाइंड करते हैं अब। तो डी की वैल्यू हमारे पास में है। ठीक है, तो हमारे पास में वी नो दैट, हम क्या जानते हैं? फॉर्मूला कौन सा? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वो क्या होता है? x = -b + अंडर रूट डी लिख देता हूँ मैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी डी निकाल चुके हैं, इसलिए डी लिख रहा हूँ मैं। और अपन में 2 है। अच्छा, x एज इट इज लिखा, इक्वल टू साइन लगाया, माइनस b कितना है मेरे पास में? ये मैंने निकालता -6। तो ये फॉर्मूला का माइनस है और उसकी वैल्यू भी कितनी है? -6, तो -6 लिखा, प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू कितनी है? 12, तो ओनली 12 लिखा मैंने, अपॉन में 2 है, सॉरी ए की वैल्यू भी पुट करना है तुमको। ए की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो इनटू में 2 लिख दिया। तो x = माइनस माइनस प्लस, तो 6 आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 12 है तो एज इट इज लिख दो इसको। 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 4 आ गया। अब क्या करना है? एक वैल्यू प्लस में आएगी और एक वैल्यू माइनस में आएगी। ये प्लस माइनस लिखने का फायदा क्या है, मतलब क्या है? मतलब ये समझते हैं। ये 6 एक बार इसकी एक्स की वैल्यू क्या में आएगी? प्लस में आएगी, तो प्लस में लिख दिया। साइड सेम रहेगी, बस यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। दूसरी एक्स की वैल्यू क्या होगी? 6 एज इट इज ही रहेगा। अब यहाँ पे हमने प्लस का यूज़ कर लिया है, तो यहाँ किसका नेगेटिव का यूज़ करेंगे। तो यहाँ प्लस में की वैल्यू आ गई, दोनों एक्स की वैल्यू आ गई ना। सेम स्टेप से क्वेश्चन सोल्व करना है। अब ये मैंने इस फॉर्मूले पे एक बेस पे क्वेश्चन सोल्व करवा दिया है। अब आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। और मान लीजिए अगर मैं एक चीज़ और समझा देता हूँ मैं, ये आप नोट कर लेना पॉज करके वीडियो को। ठीक है, एक चीज़ बेसिक ये समझ लीजिए कि जब हमारे पास में d = 0 आ गया, तो मैंने आपको बताया कि उसके रूट्स कैसे होंगे? इक्वल रूट्स होंगे, है ना। तो आपको नॉर्मल ये समझ चलना, फॉर्मूले में हम इतना भी यूज़ कर सकते हैं। क्या यूज़ करना है कि जब x की वैल्यू निकालेंगे तो ये इसी को मैं लिख रहा हूँ, फॉर्मूला सेम ऐसे ही रहता है, -b/2 है और प्लस माइनस 0 हो जाता है। ये प्लस माइनस 0 क्या होता है? तो मैं आपको एक फॉर्मूला, जैसे भी हम समझ रहे हैं ना पहला फॉर्मूला, तो वो क्या होता है? x = -b + अंडर रूट b² - 4ac अपॉन में 2 है। अब जो कि अगर हमने जब d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac, और इसको हमने सोल्व करके वैल्यू d की क्या आ गई? 0 आ गई। 0 आ गई, तो उसके रूट्स कैसे?
इक्वल रूट्स होते हैं। तो अब ये 0 आ गई, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसको मैं यहाँ पुट कर देता हूँ 0, तो हम इसको यहाँ पुट कर दिया माइनस बी प्लस माइनस 0 और अपन में कितना आ गया 2a आ गया। तो ये 0 का रूट कितना होता है 0 ही होता है। तो मान लीजिए इसको क्या हटा भी सकते हैं, अपन हटा सकते हैं ना, क्योंकि 0 का रूट 0 हो गया। तो यह माइनस बी अपन में क्या बचा 2a। तो हमेशा जब d इक्वल टू 0 आ जाए तो उसके रूट्स कैसे होंगे, उसका फॉर्मूला लिख लेना है छोटा सा, माइनस बी अपन में 2a। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि हमने क्या क्या इसमें कॉन्सेप्ट समझे। अब मैं बेसिकली इस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या हमने सीख लिया है। देखिए, पहली चीज हमने स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख ली, वो क्या होती है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी। बाकी इसमें क्या नहीं होना चाहिए, नोट में हमने लिखा है कि a डज नॉट इक्वल टू 0। सेकेंड चीज, इसकी हाईएस्ट पावर तो 2 होना चाहिए, ये भी हमने क्लियर कर ली। फिर सेकेंड हमने फैक्टराइजेशन मेथड समझी है। फैक्टराइजेशन मेथड में हमने क्या समझा है कि सेम ऐसी इक्वेशन तो होती है, उसमें पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि x² का कोएफिशिएंट्स जो होगा वो क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। अगर 1 होगा तो हमको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए c आना चाहिए, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे क्या आना चाहिए b आना चाहिए। नॉर्मल हमें दो चीज़ याद रखना कि मल्टीप्लाई करने पे तो c आना चाहिए, मतलब b आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पे b आना चाहिए। तो मैं ये कॉन्सेप्ट बताया था मैंने। सेकंड में अगर x² का कोएफिशिएंट 1 नहीं हो, मतलब नॉट 1, यानी कि जब 1 हो तो हम क्या करना है, जब 1 होगा तो हमको क्या करना है मल्टीप्लाई करने पे c आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे b आना चाहिए। जब x² का कोएफिशिएंट अगर 1 नहीं हो तो क्या करना है, तो जो भी कोएफिशिएंट है कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई क्या में करना है c में करना है। फिर जो भी नंबर आएगा, यानी कि जो भी नंबर आया, ये जो नंबर आएगा, मान लीजिए हमारे पास में कोई नंबर आ गया y है ना, y आ गया, कोएफिशिएंट का जो भी x² का कोएफिशिएंट होगा, x² का जो कोई भी कोएफिशिएंट होगा उसका मल्टीप्लाई c में करेंगे। वो कोई भी नंबर आएगा, y आ गया मान लीजिए, तो y जो y है, तो y को तोड़ने पे क्या आना चाहिए, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे फिर y आना चाहिए, y यानी कि b आना चाहिए इसमें। मतलब b को ऐसा तोड़ना है आपको, b को ऐसा तोड़ना है, मान लीजिए a और b तो नहीं बोल सकते, p और q हो गया, तो p और q करने पे तो मल्टीप्लाई करने पे तो ये आना चाहिए, और इसका मतलब p प्लस माइनस q करने पे क्या आना चाहिए b आना चाहिए। समझे मेरी बात? तो p और q ऐसे कोई नंबर होना चाहिए। ये दो कॉन्सेप्ट हमने इसमें सीख लिए। कॉमन निकालने मैंने आपको बता दिया कि पहला प्लस माइनस को पकड़ लो, उसकी पहले डिजिट्स और उधर पहले डिजिट्स के बीच में से कुछ भी कॉमन निकाल सकते हो। और फैक्टराइजेशन मेथड में एक सबसे कॉमन चीज़ क्या होती है कि आपका आंसर जब भी सही हो सकता है जब वो दोनों ब्रैकेट्स क्या हो, इक्वल या सेम हो। ठीक है, यानी कि अपन ऐसे सोल्व करा था ना 2x, तो x प्लस 3 और 2x प्लस 3, तो हमारे देखो ये और ये वाला ब्रैकेट हमेशा सेम आना चाहिए जब भी हम सही डायरेक्शन में सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल चीज़ तो आपकी इसमें हो गई फैक्टराइजेशन मेथड में। फिर थर्ड चीज़ हमने पढ़ी है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है कि x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, और अपन में क्या हो जाएगा 2a। तो a b c क्या है, नॉर्मल ये स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है उसमें से जो कांस्टेंट है वही हमारे यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं a b c में। ठीक है, अब क्या करना है, ये तो नॉर्मल मैंने फॉर्मूला लिख दिया आपको यहाँ पे। अच्छा, मैंने कुछ बताया था फोर्थ में डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बेसिकली इसलिए यूज़ होता है, इसमें हम नेचर का यूज़ करते हैं, नेचर ऑफ रूट्स चेक करते हैं, नेचर ऑफ रूट्स। तो मैंने बताया था नेचर ऑफ रूट्स में क्या करेंगे, जब डी का मतलब डिस्क्रिमिनेंट हो गया, और डी का फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि हमारे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में भी यूज़ होता है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया। अच्छा, मैंने इसमें बताया था नेचर ऑफ रूट्स में क्या क्या होगा, जब डी इक्वल टू नेगेटिव हो गया मान लीजिए, तो वहाँ पे क्या होगा नो रियल रूट्स।
ठीक है। जब d इक्वल टू 0 हो गया तो क्या होगा, इक्वल रूट्स होंगे उसके, और जब d 0 से बड़ा हो गया यानी कि पॉजिटिव हो गया तो उसके रूट्स कैसे होंगे, रियल रूट्स होंगे। तो ये मैंने आपको पूरा क्वाड्रेटिक चैप्टर आज कंप्लीट करवा दिया है। अब हम नए लेक्चर में मिलेंगे, उसमें हम चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का वन शॉट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।